है पदार्थों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और इससे पहले जो हमने क्लास लिया था वो यही इसी पर ही लिया था कि कितने तरीके के पदार्थ होते हैं और उनके वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने उस क्लास में डिस्कस किया था। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि आपकी एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाए। और इसी तरीके से आप लोग भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें कि जब कोई एक यूनिट आप उठाएं या कोई चैप्टर आप उठाएं तो उसको पूरा कंप्लीट कर लें ताकि उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वहीं पूरे हो जाएं। तो जैसा आप सर ने आपको बताया कि समय बहुत कम है हमारे पास, लगभग 1 महीना, और इस बीच में बहुत सारे त्योहार भी हैं, छुट्टियां हैं। तो छुट्टियां हैं तो समय भी मिलेगा लेकिन त्योहार भी पड़ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा अपनी पढ़ाई को उसी तरीके से ध्यान में रखते हुए अपना काम को पूरा करते रहें और साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने तत्व, यौगिक और अणु, परमाणु इसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आते हैं मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण बच्चों कह सकते हैं जैसे वो पदार्थ है जिसमें हम 2-3 घटक या 2-3 पदार्थ को जैसे हम लोग मिलाते हैं तो मतलब उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, हमें जो एक पदार्थ मिलता है 2-3 और पदार्थों को मिला के। जैसे सबसे अच्छा सीधा सा एग्जाम्पल है जब आप नींबू और पानी का शरबत बनाते हैं ना, तो उसमें आप नींबू भी मिलाते हैं, उसमें आप पानी मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो कितनी सारी चीजें आप एक साथ इसमें मिला रहे हैं। और उसके बाद मिलाने के बाद जो चीज तैयार होती है यानी कि जो शरबत है वो आपका एक मिश्रण है यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें कितने सारे घटक हैं। उसमें आपने नींबू मिलाया, चीनी मिलाया, पानी मिलाया, तो 3 तरीके के कंपोनेंट से मिलकर आपका वो एक शरबत बना, तो वो हमारा एक मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई है, इसको हमने भौतिक रूप से बस मिलाया है और हमें फिर जो मिला तैयार होके वो हमारा मिश्रण यानी कि मिक्सचर कहलाता है। अब ये कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब समांगी, जिसमें कि जो हमारे घटक होते हैं वो पूरी तरह मिल जाते हैं, मतलब आप ऐसे आंखों से उनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि नमक का पानी में घुलना है ना, पानी में अगर आप नमक को मिलाते हैं तो वो पूरी तरह घुल जाता है, तो क्या हम नमक और पानी को अलग अलग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। इसी तरीके से चीनी को अगर पानी में मिलाते हैं तो भी हम उनको अलग अलग नहीं देख पाते। तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण। ठीक है, उसके बाद आता है हेट्रोजीनियस, जिसको हम बोलते हैं विष समांगी, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपके घटक हैं यानी कि जो आपके कंपोनेंट है वो अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि आपका रेत और पानी है ना, पानी में अगर आप रेत मिलाएंगे तो थोड़ी देर में जो रेत है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, तो आप अलग अलग रेत और पानी दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका तेल और पानी है, तो तेल भी जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, तो वो भी एक तरीके का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि जिसमें हम घटक को अलग अलग देख सकते हैं, है ना, और उनको अलग किया भी जा सकता है। उस तरह के मिक्सचर को हम विष समांगी मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ उदाहरण है। अब इसमें क्वेश्चन मैंने किताब में आपके देखा था कि वायु आपका क्या होगा? वायु आपका समांगी हो गया या विष समांगी होगा, क्या होगा? तो बेटा वायु यानी कि एयर, उसमें जो भी हमारे घटक जो भी हमको वायु में मिलते हैं वो सब बहुत ही निश्चित अनुपात में रहते हैं, इसीलिए वो होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण है। लेकिन आप लोगों ने कहीं कहीं देखा भी होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण होता है जब इसमें ये सब जो धुआं है और ये जो सब गंदगी जो मिलती रहती है प्रदूषण की वजह से वायु में मिलती रहती है, जो उसको बाद में हेट्रोजीनियस यानी कि विष समांगी बना देती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायु क्या है, तो आप उसको समांगी मिश्रण ही कहेंगे, क्योंकि उसमें जो भी हमारे घटक घटक कौन से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बिल्कुल ही निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके के मिश्रण हो गए और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम इनको अलग करने की अलग अलग जो विधियां हैं उनको जानेंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब हमें पृथक्करण करने की जरूरत क्यों पड़ी?
मतलब हमने अब कोई मिश्रण बनाया है तो हम क्यों उनको अलग अलग करना चाह रहे हैं, क्या हमें ऐसी कौन सी आवश्यकता आई कि हम उनको अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि उपयोगी, यानी कि हम जैसे कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अलग अलग करने पर उनके जो उपयोग है वो अलग अलग हैं। तो वो मतलब जो भी पदार्थ अलग अलग किए जा रहे हैं उनका उनको दूसरे चीजों में यूज किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका है कि जो आपका समुद्री जल है उससे हमें नमक की प्राप्ति होती है ना। तो नमक भी हमारे लिए उपयोगी है। इसी तरीके से जो आपका कच्चा तेल है ना, कच्चे तेल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि हमको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है। तो कच्चे तेल से जब हम पेट्रोल डीजल को अलग करेंगे तो दो पदार्थ जैसे हमारे अलग हुए, इससे और भी अभी बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं। तो एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आपका अनुपयोगी चीजों को अलग करना, अशुद्धियों को अलग करना, है ना। तो जैसे कि ये कह सकते हैं कि हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल आपका लिया था वायु का। तो वायु में जो प्रदूषण जो मतलब प्रदूषण की वजह से जो वायु हो जाती है हमारी, वो हमारे लिए हानिकारक है, हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं तो उसको फिल्टर करना, उनको हटाना, वो हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो जो चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे लिए हानिकारक है, उनको हटाने के लिए या उनको अलग करने के लिए भी हमको इन विधियों की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से अशुद्धियों को, अशुद्धियां या अनुपयोगी चीजों को, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि चावल और गेहूं को आपकी मम्मियां घर में ना, जैसे चावल आता है तो उसको हाथों से बिनती है ना, उसमें से कंकड़ पत्थर निकालते हैं। तो ये सब चीजें इसलिए कि उसमें से जो अशुद्धियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं या हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं, तो उन सबको हम हटाने के लिए भी पृथक्करण की विधियों को प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे कि हम क्यों करते हैं, मतलब जानने की भी तो जरूरत है कि हम ये सब विधियां पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा हमें क्यों आवश्यकता हुई। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपकी किताबों में आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग आते हैं पृथक्करण की अलग अलग विधियां। तो पहले नाम देख लो, उसके बाद फिर हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और इन पर क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरह से आएंगे कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि मान लो चावल में से कंकड़ पत्थर हम किस विधि के द्वारा अलग करें, है ना, इस तरह से, और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो उसमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना होगा। तो इस तरह के ऑप्शंस, ये तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बट इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सारे मेथड्स को जाने समझें कि सब में होता क्या है। तो सबसे पहला है आपका हस्तचयन, हैंड पिकिंग। पहले नाम चाहो तो नोट कर लो, साथ साथ तो थोड़ा नोट्स बनाने की भी प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है। थ्रेशिंग, निष्पावट जिसको हम इंग्लिश में विनोइंग भी कहते हैं, चालन सीविंग, अवसादन निस्तारण और निस्यंदन, ये तीनों चीजें एक साथ ही होती हैं। और वाष्पन, इवेपोरेशन। ठीक है। आगे और भी विधियां हैं, तो धीरे धीरे हम लोग आगे करते जाएंगे, ये कुछ कुछ है, पहले एक एक करके इनको समझ लेते हैं। आपकी क्या कहते हैं 6 क्लास की बुक में ये सारा दिया हुआ है। बुक मेरे पास अभी यहाँ सामने खुली हुई है, तो मैं देख रही थी ये सारे मेथड्स उसमें कवर किए गए हैं और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते तो बता दूंगी जो आते हैं। तो आप कल सैटरडे है तो आप इसको क्विज के उसमें क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं हस्तचयन। तो जैसे कि नाम से ही है हैंड पिकिंग, हस्त मतलब हाथ। तो हाथ से ही हम जो हमारे अशुद्धियां हैं या मतलब जो अनवांटेड चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनको हम हाथ से ही अलग करते हैं, है ना। जैसे कि आप इस पिक्चर में ही देख रहे हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जैसे चावल है, जैसे चावल मार्केट से लाते हैं तो उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर के आपको मिल जाता है। तो उनको अलग करना का जो विधि है, तो हम आसानी से हाथ से उनको बिन के निकाल सकते हैं। तो ये विधि जो होती है इसको हैंड पिकिंग कहते हैं। ठीक है।
ऐसे ही हम लोग जैसे गेहूं है, गेहूं में से भी कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ भूसी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो जो चीजें हम इस तरह से अलग कर सकते हैं, जिनके आकार थोड़े बड़े होते हैं और हाथों से हम अलग कर सकते हैं, उस तरह की विधि हम लोग इस यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल है ये तो, हैंड पिकिंग नाम से ही पता लग रहा है कि हम हाथों से ही अलग करते हैं। फिर आता है थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग क्या होता है? जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ये सब चीजें अपने दैनिक जीवन में और ये सब देखते भी हो कि खेतों में जहाँ पे वो सूखी पौधों की डंडियों के गट्ठर बने रहते हैं, देखे ही होंगे आप लोग, तो सब खुद से करते भी हो तो सब जानते भी हो। तो वो जो गट्ठर रहते हैं उनको जैसे ना धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद ऐसे पीट पीट कर, है ना, थ्रेशिंग, थ्रेश का मतलब ही होता है ऐसे पीटना, है ना, फटकना, ऐसे जोर जोर से किसी चीज के ऊपर ऐसे फटकते हैं। तो हम लोग क्यों करते हैं? ताकि वो जो डंठल है, जो सूखी डंडियां हैं, उनसे हम अनाज को अलग कर सके, है ना, ये काम किया जाता है। तो ये सब आप लोगों ने किया भी होगा और देखे देखा तो होगा ही। अब आमतौर पे आजकल इन सबकी एक मशीन भी आती है, थ्रेशिंग की एक मशीन भी आने लगी है, तो हो सकता है आप लोगों ने वो भी देखी होगी। लेकिन जो पहले जब मशीन नहीं हुआ करती थी, इतना टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ था, तब इस तरह के जो आप फोटो में देख रहे हैं और ये आपकी किताबों में भी बना है, तो इस तरह से उसको किसी पत्थर पे या किसी लकड़ी के ऐसे बड़े से उस पे पटक कर हम अनाज को सूखी डंडियों से अलग करते थे। ठीक है, उसको पीट कर। अब आजकल मशीनों का प्रयोग होता है, तो इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, इसको समझ लो, क्वेश्चंस में आ जाता है कि भाई फसल की कटाई के समय मतलब अनाजों को डंठलों से अलग करने की कौन सी विधि होती है, तो ये भी एक विधि है। ठीक है, फिर आता है विनोइंग, जिसको हम हिंदी में भी मैंने यहाँ बताया था, निष्पावन, राइट। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये भी आप लोगों ने अपने घरों में आमतौर पे देखा भी होगा। जैसे कि फोटो में दिख रहा है, तो यही चीज है। जैसे कि एक सूप होती है, तो सूप में जैसे मान लो मैंने गेहूं डाला, ठीक है, गेहूं के दाने हैं। अब गेहूं की जो दाने हैं, इसमें होता क्या है, ये हम उन पदार्थों के लिए यूज करते हैं जिसमें से एक पदार्थ हल्का है और एक पदार्थ भारी है। तो जो हल्का पदार्थ होगा वो हवा के बहाव में उड़ जाएगा और जो भारी है वो नीचे गिरकर इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे कि गेहूं के दाने हैं वो सूप में लिए कर और थोड़ी सी ऊंचाई पर, है ना, उसको फिर ऐसे हिलाया जाता है जैसे सूप में आप लोगों ने अपनी मम्मियों को करते देखा भी होगा। और उसमें होता क्या है, क्योंकि जो भूसी होती है वो हल्की होती है और वो हवा से थोड़ा दूर जाके गिरेगी, और जो दाना है वो भारी होता है, तो वो नीचे इकट्ठा होता जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, जो हल्का है, क्योंकि भूसी हल्की होती है हवा में, तो वो उड़ जाएगी, तो वो उससे अलग हो जाएगी। तो इस तरह के प्रोसेस को, यानी कि इस तरह की विधि को हम विनोइंग यानी कि निष्पावन कहते हैं। ठीक है, पिक्चर से ही बहुत क्लियर है और ये सब आप लोगों ने देखा भी होगा। ये सब ऐसी विधियां हैं जो आप लोग आमतौर पे अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, आपके घरों में भी ये सब होता है। फिर आता है सीविंग, जिसको कहते हैं चालन। इसमें क्या होता है कि अलग करने के लिए हम लोग एक छलनी का प्रयोग करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो ये फोटो में है, इसको हम देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हम लोग आटा गूंदने जाते हैं ना, गेहूं है ना, तो आटा जब गूंदते हैं तो उसको हम पहले अच्छे से छलनी से छान लेते हैं कि जो भी और कोई ऐसे कण हैं छोटे छोटे जो हमारे लिए हानिकारक है या हमें जरूरत नहीं है, तो उनको अलग करने के लिए तो ऐसे एक छलनी का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं। तो कुछ ऐसे जो अनवांटेड पदार्थ हैं जो हमें नहीं चाहिए या अशुद्धियां हैं, तो वो उसमें ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं और हमको नीचे जो शुद्ध आटा हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सीविंग। सीविंग, ये जो छलनी होती है इसको सीव कहा जाता है इंग्लिश में, इसीलिए इसको सीविंग कहते हैं। ठीक है, ये छलनी आप लोगों ने अपने घरों में देखी भी होंगी, जिसको हम आटा छानने के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो उस मेथड को हम सीविंग कहते हैं। ठीक है,
और इसको और बड़े स्केल पे अगर हम देखें तो जैसे जहाँ पे घरों में कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पे घर वर बनते हैं, तो वहां पे जैसे रेत होता है, तो ऐसी बड़ी बड़ी मशीन होती है जिसमें रेत को ऐसी छानने वाली बड़ी छलनियां होती है, मतलब बड़ी दिखती होंगी, आप देखी भी होंगी आपने, क्या पता। उसमें रेत को जैसे छानते हैं, तो जिसमें से रेत में से जो कंकड़ पत्थर है उनको अलग करने के लिए, तो वो भी इसी का ही एक उदाहरण है। ठीक है, तो वो भी आपने देखा होगा। आपकी किताब में शायद वो नहीं दिया है, दिया है आपकी किताब में, वही वाला एक उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी सीविंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अपसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तो अभी इससे पहले ये तीनों मैंने साथ में ही लिखे थे, क्योंकि ये तीनों साथ में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो अपसादन यानी कि जिसको इंग्लिश में हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं, निस्तारण और निस्यंदन। ठीक है, तो होता क्या है, देखो अभी हम लोगों ने अभी इससे पहले ही जब मैं आपको हेट्रोजीनियस यानी कि विष समांगी मिश्रण के बारे में बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि रेत और पानी को जब हम मिलाते हैं और थोड़ी देर आप पानी में रेत मिला के ऐसे छोड़ दो, तो क्या होता है, जो रेत है वो धीरे धीरे तल पर बैठ जाएगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस को जो नीचे बैठ जाता है, इसको हम बोलते हैं अपसादन। ठीक है, यानी कि जैसे रेत और पानी में मिलाओ, ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो, इसमें बहुत आसान है। जैसे एक ग्लास में रेत और पानी लो, वो मिलाओ, और थोड़ी देर के लिए ग्लास को अगर हम रख दें, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो रेत है वो नीचे तल ग्लास के तलों पे बैठ जाता है ना, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम अपसादन कहते हैं, और जो नीचे इकट्ठा हो जाता है रेत, उसको हम अपसाद यानी कि सेडिमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इकट्ठा हो गया ना, पहले चित्र में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका जो पहला प्रोसेस है, ये आपका कहलाएगा, ये वाला। ठीक है, ये आपका हो गया अवसादन, यानी कि पहला जो प्रोसेस है आपका, पहली प्रक्रिया। उसके बाद जब नीचे तल पे रेत बैठ गया, तो ऊपर जो पानी है उसको हम एक दूसरे बर्तन में पलट ले। ठीक है, जो थोड़ा सा साफ पानी है उसको दूसरे बर्तन में हमने पलट लिया, है ना। तो जो नीचे इकट्ठा हो गया तो वो अलग हो गया, और हमने जो तो साफ पानी था, मतलब जो ऊपर जो एक पानी साफ दिख रहा था, उसको हमने दूसरे बर्तन में पलट लिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं निस्तारण यानी कि डिकेंटेशन, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने अपसादन किया, फिर हम लोगों ने ये देखो अलग कर रहे हैं ना, जो साफ पानी था उसको अलग कर रहे हैं, रेत तो नीचे बैठ गया, तो जो बाकी बचा उसको हमने अलग कर लिया। उसके बाद आता है निस्यंदन, यानी कि ये फिल्टर। अब जो पानी हमने अलग किया है, अभी भी आप अगर आप देखेंगे या आप अपने घर पे अगर करके देखो, तो जो पानी हमने अलग किया है अभी भी वो पीने लायक पानी नहीं है, वो इतना शुद्ध पानी नहीं होता है, उसमें अभी भी छोटे छोटे कण हैं जो अभी अलग करना बाकी है। तो उसको हम कैसे अलग करेंगे, उसको हम करेंगे अलग फिल्ट्रेशन से, यानी कि निस्यंदन। इसमें क्या होता है कि जैसे जो ये फोटो में दिखा रखा है, इसमें कीप होती है ना, ये जैसे केमिस्ट्री लैब्स में या लेबोरेटरी में, और ये आप अपने घरों पे भी कर सकते हो कि एक ऐसा छोटा मलमल का कपड़ा टाइप से लो जिसमें छोटे छोटे से छेद हो, और उससे छानो। ये मम्मियां लोग घर में आप लोगों ने देखा होगा, करती भी होंगी। तो जब वो इस वाले पानी को जो हमने अलग किया है यहाँ पर, इसको उसके कपड़े से आप छानेंगे, तो क्या होगा कि उसमें छोटे छोटे जो कण हैं जो है वो कपड़े में ऊपर रह जाएंगे, और साफ पानी हमको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपको यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, इसमें ऐसी कीप है, ये कीप आप लोगों ने देखी होगी। इसमें ऊपर एक फिल्टर पेपर लगाया जाता है जिसमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, तो जो कण हमारे यहाँ पर अलग नहीं हुए हैं वो यहाँ पर अलग हो जाएंगे। तो वो फिल्टर पेपर में जब हम ऐसे पानी डालेंगे, तो वो जो छोटे छोटे से जो और रेत के जो कण अशुद्धियां हैं वो ऊपर रह जाएंगी, और नीचे हमको एकदम साफ पीने लायक पानी मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं निस्यंदन। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये साथ में होती हैं। ठीक है, अपसादन, निस्तारण और आपका निस्यंदन। ठीक है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो ये चित्र आपको एकदम क्लियर है, और ये आप अपने घर पे भी करके देख। अदिति जी, चित्र एक ही है, मिश्रण किसे कहते हैं, चित्र नहीं बढ़ रहे आगे। अच्छा ऐसा क्या, अच्छा रुकिए एक मिनट, हाँ, ऐसा ही हुआ है। एक मिनट एक मिनट।
वो एक चित्र लगा है, मिश्रण किसे कहते हैं, वही चल रहा है। मैं समझा कि शायद नहीं ऐसा तो नहीं है, शेयर तो मैंने किया था। लेकिन हुआ नहीं, वो वही लगा हुआ था। अभी ये बस देखिए, यही था। हाँ अब दिख रहा है। आगे चल रहा है। हाँ चल रहा है, अब चला रही है, अब चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था। अच्छा ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो क्या फिर दोबारा से स्टार्ट करूं कि अभी आगे चलती रहूं? दोबारा से मत स्टार्ट करिए, पढ़ा तो आपने पीछे का दिया ही है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ठीक है। तो ये तीन प्रोसेसेस अभी यानी हम लोगों बच्चे ने कह रहे हैं दोबारा पढ़ा दीजिए। अच्छा, चलो ठीक है, दोबारा से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज कर लीजिए, हाँ रिवाइज कर कोई लीजिए बच्चों दिक्कत नहीं है, को। जल्दी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फिर से कोई करा रहे हैं, दिक्कत ठीक है। करा रहे हैं, ओके। ठीक है। अभी दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो। ये मिश्रण किसे कहते हैं, ये दिख रहा है, इसके हाँ अगला। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हाँ कर रहे हैं, ठीक है, ये जल्दी तो से दिख रहा था, कंटिन्यू। हाँ ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे मिश्रण से, क्योंकि अभी हम लोग जब हमारा जो चैप्टर है वो है पदार्थों का पृथक्करण। तो पृथक्करण हम जब करेंगे तब उससे पहले हमें जानने की जरूरत है कि मिश्रण क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मिश्रण वह पदार्थ है जिसमें दो या तीन घटक हम जब मिलाते हैं तो जो हमें एक पदार्थ मिलता है, मिलाने के बाद उसको हम मिश्रण कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जैसे कि हम एक नींबू चीनी का शरबत बनाते हैं, तो नींबू चीनी के शरबत में हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है, नींबू की, चीनी की और पानी की। हम इन तीनों को मिला के एक शरबत बनाते हैं, तो जो शरबत हमको मिला वो मिश्रण है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही हो सकता है कि आप ये जानो कि मिश्रण क्या चीज होती है, और इसमें कोई भी रासायनिक ऐसी क्रिया नहीं है, भौतिक रूप से हमने पदार्थों को मिलाया है और हमें एक मिक्सचर मिला है। अब इसमें कितने तरीके के मिक्सचर होते हैं, तो एक होता है समांगी और विष समांगी। तो विष समांगी मतलब होमोजीनियस, जिसमें कि घटक पूरी तरह मिल जाते हैं। जैसे कि नमक और पानी का घोल है ना, पानी में अगर नमक को मिलाएंगे तो क्या हम उसको अलग अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसी तरीके से अगर पानी में चीनी मिलाएंगे तो वो एक पूरा घोल तैयार होता है, लेकिन चीनी को हम अलग नहीं देख सकते। तो इस तरह के जो मिक्सचर या इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उनको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और एक होता है हेट्रोजीनियस यानी कि विष समांगी। इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो घटक है जो हमने मिलाया है वो हम अलग अलग देख सकते हैं, जैसे कि रेत और पानी, ठीक है। रेत और पानी को अगर मिलाओगे तो थोड़ी देर बाद रेत जो है वो नीचे तल में बैठ जाता है, रेत पानी में घुलता नहीं है, और दोनों को आप अलग अलग देख सकते हैं। उसी तरीके से तेल और पानी, तेल को अगर पानी में घोलते हो तो जो तेल है वो ऊपर तैरता रहता है, एक ऊपर एक लेयर की तरह से आ जाता है, क्योंकि जो तेल है वो पानी में घुलता नहीं। तो दोनों ही घटक को आप अलग अलग देख सकते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस यानी कि विष समांगी मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज ये बताई थी कि आपके क्वेश्चन में था कि वायु क्या है, वायु कौन से तरीके का मिश्रण है। तो वायु बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि समांगी मिश्रण है, क्योंकि वायु में जो हमें कंपोनेंट यानी कि जो घटक होते हैं हमारी वायु में वो बहुत ही निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, यानी कि उनका अनुपात बहुत निश्चित होता है और आप ऐसे अलग अलग देख भी नहीं सकते हो, है ना, ठीक है। अब आता है पदार्थों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जहां भी कुछ दिखाई ना दे तो सर आप मुझे बता दीजिएगा, वैसे मुझे पता नहीं चलता। नहीं हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। पृथक्करण आ गया। हाँ, पृथक्करण हम लोग क्यों करते हैं, तो पदार्थों का पृथक्करण करने के लिए हमें क्यों आवश्यकता हुई। तो पहला तो उपयोगी, यानी कि जैसे दो तीन पदार्थ होते हैं, हम उनका मिश्रण तैयार करते हैं, तो जब हम उनको अलग अलग करते हैं तो वो सारे पदार्थों को हम अलग अलग प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था कि समुद्री जल से हम नमक को अलग करते हैं,
या फिर कच्चे तेल से, कच्चे तेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कच्चे तेल से हम कितने पदार्थों को अलग करते हैं। उससे हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन मिलता है। ये सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अनुपयोगी चीजों को अलग करना, अशुद्धियों को अलग करना। जैसे कि अभी गेहूं से मान लीजिए, जैसे गेहूं है, चावल है, उससे कंकड़ पत्थर हम अलग करते हैं, है ना, बिनते हैं हाथों से, ऐसे बिन के निकालते हैं। तो ये सब अशुद्धियां हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और वो हमें जरूरत भी नहीं। तो इस तरह की अशुद्धियों को अलग करने के लिए भी हम पृथक्करण का प्रयोग करते हैं। और हानिकारक चीजें हैं, जैसे कि अभी हमने वायु का एग्जाम्पल लिया। अब इतना वायु प्रदूषण है, इतना धुआं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड और कितना कार्बन वायु में है, तो हवा जो है हमारी बहुत प्रदूषित है। तो इस समय उसमें इतने हानिकारक कंपोनेंट हैं, तो हम इनको भी अलग करा जा सकता है, फिल्टर करते हैं हवा को भी। तो उसको, ये जो हानिकारक कंपोनेंट है, इनको अलग करने के लिए भी पृथक्करण का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग विधियों पर आए थे। तो ये सिर्फ अभी टॉपिक है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। फिर हम इनको डिटेल में पढ़ रहे थे अभी आगे। पृथक्करण की विधियां, तो पहला है हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन। ये आपकी किताब से ही लिए हैं, सब कुछ आपकी 6 क्लास की बुक में दिया गया है। चालन, अपसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ये तीनों एक साथ में ही लिखिएगा क्योंकि ये तीनों साथ में ही होती हैं। वाष्पन, इवेपोरेशन, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग, तो जैसे कि चित्र में दिख ही रहा है कि कुछ हाथों से हम अलग कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं और जिनको हाथों से आसानी से अलग किया जा सकता हो, वो इस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल है आपका, गेहूं या चावल या दालों में से जो हम कंकड़ पत्थर अलग करते हैं, तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है ना, वैसे थाली में लेके अलग अलग उसमें से कंकड़ निकालती हैं, या जो भी अशुद्ध चीजें हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, वो उसमें से बिन के ऐसे निकाल देती है ना। तो उस विधि को हम हस्तचयन यानी कि हैंड पिकिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये तो आसान है। उसके बाद आता है थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग में ये देखो, जैसे चित्र में दिख रहा है, ये आप लोगों ने आमतौर पे अपने यहाँ देखा भी होगा, जो ऐसे सूखी ना डंठियां, डंठल, जो ऐसे डंडियां, जो पौधे की डंडियां होती है ना, ऐसे गट्ठर बना के जो खेत में रख दिए जाते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने, उनको धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद फिर उसको ऐसे किसी पत्थर पे या किसी लकड़ी पे ऐसे जोर जोर से उसको पीट कर उसमें से अनाजों को अलग किया जाता है ना, दानों को अलग किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। यानी कि पौधों की जो सूखी डंडियां या डंठल है, उनसे अनाज को अलग करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। और अब तो मशीनों का भी इस्तेमाल होने लगा है। तो शायद आप लोगों ने अपने गांव में या कहीं देखा ही होगा, एक मशीन आती है जिससे अब ये काम और आसानी से हो गया है, ठीक है। लेकिन जो आप चित्र देख रहे हैं, तो इस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता था, थ्रेशिंग। अब आता है विनोइंग यानी कि निष्पावन। तो जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है, ये तब किया जाता है जिसमें एक पदार्थ हल्का और दूसरा भारी हो, ठीक है। तो जैसे कि चित्र में देख रहे हैं कि एक सूप में, जैसे मान लो हम अगर गेहूं के दाने का ही एग्जाम्पल लें, तो एक जैसे सूप में गेहूं के दाने लिए और उसको एक थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़े होके हम ऐसे हिलाएं, तो जो भूसी होती है वो हवा हल्की होती है, तो वो हवा के बहाव से दूर दूर जाके गिरेगी, और जो गेहूं के दाने हैं वो भारी होते हैं, तो वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं निष्पावन यानी कि विनोइंग, ठीक है। जिसमें एक पदार्थ हल्का और दूसरा भारी होता है, तो इनके भार में अंतर होगा। उस तरह की जो दो पदार्थ है, अगर उनके भार में यानी कि वेट में अगर अंतर है, तो आप इस तरह के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सीविंग। तो इसमें क्या था, ये आप सामने देख भी रहे हो। जैसे आटा गूंदने से पहले हम लोग छलनी में आटा लेते हैं और उसको छानते हैं। तो जो भी उसमें और छोटे छोटे जो अशुद्धियां हैं या जो कण हैं, वो ऊपर छलनी में रह जाते हैं और हमको साफ आटा जो है वो दूसरे बर्तन में नीचे मिल जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं, ठीक है।
और मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे जहाँ पे मकान वगैरह बनते हैं तो रेत आता है, तो रेत को एक ऐसे बड़ी सी छलनी में छाना जाता है ताकि उसमें से जो कंकड़ पत्थर है बड़े बड़े वो निकाले जा सके, है ना। तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा और आपकी किताब में उसका चित्र बना भी है। तो ये दो उदाहरण है इसके जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ तक आ गए थे अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन, निस्तारण और निस्यंदन। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये चित्र में देखो, या अभी इससे पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे रेत और पानी को हम लोग मिलाते हैं तो जो रेत है वो नीचे बैठ जाता है ना। अगर रेत और पानी को एक ग्लास में मिलाओ, या आप लोग अपने घर में भी करके देख सकते हो, ग्लास में मिलाओ और थोड़ी देर उस ग्लास को रख दो, तो क्या होता है, जो रेत है वो तल में, नीचे ग्लास के तल में बैठ जाता है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अवसादन। और जो ये जो चित्र में आप देख भी रहे हो यहाँ पे, ये जो ब्राउन कलर का नीचे दिख रहा है, इसको हम अवसाद यानी कि सेडिमेंट कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो पानी ऊपर इकट्ठा हो गया है उसको दूसरे बर्तन में पलट लें। ठीक, तो वो पानी थोड़ा साफ है, उसको दूसरे बर्तन में पलट लिया और जो बाकी रेत थी वो नीचे रह गया, उसको अलग कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं निस्तारण यानी कि डिकैंटेशन। ठीक है, अब जो ये पानी हमको मिला रेत से अलग करने के बाद, ये अभी भी साफ नहीं है, अभी भी इसमें जो रेत के छोटे छोटे कण हैं जो अलग नहीं हो पाए हैं। तो अब उनको अलग करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन का यानी कि निस्यंदन, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ऐसी एक कीप होती है और इस कीप के अंदर एक फिल्टर पेपर आता है जिसमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, है ना। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, तो जो ये कण है रेत के, ये उसमें जा नहीं सकते और वो ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और आपको जो नीचे है वो आपको साफ पानी मिल जाता है। ठीक है, ये फिल्टर पेपर आता है, या कोई कपड़ा आप घरों में आप लोगों ने देखा भी होगा, कपड़ा भी एक होता है जो आपको इस तरह का एक कपड़ा, कोई मलमल का कपड़ा या कोई कपड़ा लेके उसमें इस तरह का पानी डालिए तो जो अशुद्धियां हैं वो कपड़े में ऊपर ही ठहर जाती हैं और जो आपको नीचे आपको साफ पानी मिल जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन। ठीक है, ये चित्र से काफी क्लियर भी हो रहा है, ये तीनों चीजें साथ में होती हैं। ठीक, हाँ, अब आते हैं इवेपोरेशन यानी कि वाष्पन। तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि पानी को जो उसके वाष्प पे हम लोग परिवर्तन करते हैं उस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ प्रक्रिया में आता है, जैसे कि नमक और पानी का घोल। ठीक, नमक और पानी का जो घोल है, अब उसमें से अगर हमें नमक को अलग करना है तो हम कैसे करेंगे। नमक को अलग करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, वो वाष्प में बदल जाएगा, है ना, और जो नीचे ठहर जाएगा वो हमारा नमक होगा। जो समुद्री जल से जो हमें नमक मिलता है वो इसी विधि द्वारा से, इसी इसी प्रोसेस से ही हमको मिलता है। ठीक है, अब इसमें जो चित्र आपको दिख रहा है इसमें एक और प्रोसेस हो रहा है संघनन यानी कि कंडेंसेशन, यानी कि भाप को वापस से पानी में परिवर्तित किया जा रहा है ना। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये केतली है जिसमें नमक का पानी है, इसको हम गरम कर रहे हैं और गरम कर रहे हैं तो जो पानी है वो भाप बन के ऐसे बाहर आ रहा है। और एक ऐसे बर्तन ले लिया जिसके ऊपर बर्फ के टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े इसलिए रखे गए ताकि भाप को ठंडा करके उसको पानी में फिर से परिवर्तित किया जाए। जब वो पानी में परिवर्तित हो रहा है तो वो उसको दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लिया, है ना। तो इस प्रोसेस को हम संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। और ये जो विधि जिसमें वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त किया जाता है, इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम आसवन विधि यानी कि इंग्लिश में इसको डिस्टिलेशन, हिंदी में आसवन विधि कहते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है और मैंने देखा भी था। ठीक है, कि वह विधि जिसमें किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पानी भी मिल रहा है और इधर नमक मिल रहा है, दोनों प्रोसेस के थ्रू इस विधि को हम आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये वाष्पन है, ये आपका आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है सब्लिमेशन।
इसमें क्या होता है कि वह विधि जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे ही वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। यानी कि ठोस पदार्थ से सीधे गैस में बदलने वाली जो विधि होती है, यानी कि बीच में लिक्विड वाला जो स्टेट है वो नहीं आता, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, उस विधि को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस वाली विधि में क्या आता है आपका, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, जैसे कपूर और नमक को अलग करना या आयोडीन और नेप्थलीन को अलग करने की जो विधि है वो इस विधि द्वारा होती है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप लोग सर्दियों में जो कपड़े आप रखते हैं तो उसमें आप नेप्थलीन की गोलियां डालते हैं। नेप्थलीन की गोलियां आप लोगों ने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो आप लोग अभी कभी मार्केट जाइएगा तो देखिएगा, नेप्थलीन की ऐसे सफेद सी गोलियां आती हैं, तो वो हम कपड़ों के बीच में रख देते हैं और कुछ टाइम बाद वो गोलियां हमको नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है आपकी गैस में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को अलग करने के लिए तो ये आपका क्वेश्चन में आता है, आयोडीन, नेप्थलीन, इनको अलग करने की जो ये वाली विधि होती है, ठीक है। तो जहां भी इस तरह का नाम देखो, कपूर और नमक को अलग करना, आयोडीन, नेप्थलीन, तो वहां पर आपको जैसे 4 ऑप्शन दिए तो उसमें से आप इस विधि को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आता है अपकेंद्रण विधि। अच्छा, यहाँ पे चित्र बनाना रह गया मुझे लगाना, तो ये आपको पता है अपकेंद्रण मतलब जैसे हम लोग वो दही को है ना ऐसे हम लोग मथते हैं, तो उससे मक्खन और छाछ को हम अलग करते हैं, है ना, देखा भी होगा आप लोगों ने गाँव में उस प्रोसेस को। इसका बड़ा अच्छा सा चित्र आप लोगों की किताब में बना हुआ है, वही मुझे यहाँ लगाना था, वो रह गया। उसको आप अपकेंद्रण विधि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी क्वेश्चन में कि दही से मक्खन और छाछ को कैसे हम अलग करते हैं, है ना, तो ये वाली विधि का नाम आप याद कर लीजिए। कुछ चीजें तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। अब केंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है। ठीक, तो जहां पे भी जैसे आयोडीन और नेप्थलीन इस तरह के नाम देखो तो आपकी ये वाली विधि हो गई। जहां पे भी आप लोग दही से मक्खन, छाछ इनको अलग करने की जो विधि है उसको देखो तो आप केंद्रण विधि हो गई। पानी को वाष्प में बदलने की विधि को वाष्पन कहते हैं, और उसको ठंडा करके वापस से पानी में परिवर्तित करने को संघनन कहते हैं, ठीक है। और ये आपने सीखा अवसादन, निस्तारण और फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब आते हैं चुंबकीय पृथक्करण। तो जाहिर सी बात है, जब हम चुंबक की बात कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिसको चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करती है, और वो क्या चीज है ना। चुंबक का गुण, चुंबक जो है मैग्नेट जो होती है वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आए कि कहीं पे आपको दिख रहा हो कि लोहा, जैसे लोहे को, ये हम लोग स्कूलों में भी कराते हैं, छोटे बच्चों को भी कराते हैं, आप लोगों को भी कराया गया होगा। जैसे लोहे के कण हैं, अब रेत में मिला दो तो उसमें से कैसे अलग करोगे, तो हम मैग्नेट से, क्योंकि जो मैग्नेट है, चुंबक है, वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो हम जो लोहे का जो चूर्ण है या लोहे के जो भी उसमें कॉम्पोनेंट है उनको अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में जैसे आता है ना बच्चों, जब भी पृथक्करण करने का कोई विधि आपसे पूछी जा रही है तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसमें देखो कि उसमें कौन से पदार्थ दिए हैं। तो जैसे लोहा दिया है, तो अगर लोहा दिया है तो लोहे को अलग करने के लिए हम मैग्नेटिक प्रोसेस यानी कि चुंबक का ही प्रयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शन में से देखो कि क्या वो ऑप्शन उसमें है ना। इस तरह से जब आप पढ़ाई करो तो इस तरह से करो कि लोहे को, लोहा है तो उसमें चुंबक का हम प्रयोग कर सकते हैं। नेप्थलीन, आयोडीन है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। दूध की जब हम बात कर रहे हैं, दूध से दही, दही से मक्खन बनाने की जब हम बात कर रहे हैं तो हम मथनी का प्रयोग करते हैं। तो अब केंद्रण विधि हो गई, है ना। तो ये सब चीजें बच्चों इस तरह से क्वेश्चन की तैयारी करो। तो क्वेश्चन में जब पदार्थ दिए हो तो देखो कि उसमें क्या है ऐसा जिसको आप जानते हो सकता है एक पदार्थ आप पहचान रहे हो, दूसरा आप नहीं पहचान रहे हो, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि एक आप जान रहे हो पर दूसरे का, लेकिन एक जो आपको पता है उसकी विधि आपको मालूम है, तो हो सकता है कि आप 4 ऑप्शन में से वही सही हो। तो इस तरह से चीजों को पढ़ो, ऑप्शन से भी आंसर निकल आता है, ठीक है। फिर आता है ये क्रोमेटोग्राफी। इसमें बहुत ज्यादा अलग से डिटेल में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस इतने देख लीजिए कि रंगों में पाए जाने वाले जो विभिन्न अवयव
अवयवों को अलग करने के लिए जो विधि का हम प्रयोग करते हैं उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लो, ये क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली आ सकता है कि जब अलग अलग रंगों में जो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अलग करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी है। फिर आपका, अब देखो एक से अधिक विधियों का प्रयोग। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मिश्रण हो जिसमें एक विधि से काम ही नहीं होता, हमें बहुत सारी विधियों को एक साथ करना पड़ता है, तब हमें जाके शुद्ध पदार्थ मिलता है। तो जैसे कि रेत और नमक का मिश्रण है, अब मान लो रेत और नमक का मिश्रण आपको दे दिया गया, अब आप इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करोगे, है ना। तो इसमें जाहिर सी बात है कि हमें ये पता है कि जो नमक है वो पानी में घुलता है और रेत पानी में नहीं घुलता है। ठीक, तो मिश्रण को हम क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे, उसके बाद उसका निस्तारण, क्योंकि जो रेत है वो तो नीचे बैठ जाएगा, तो हम उसका निस्तारण और निस्यंदन करके हम पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो फिल्टर